किए गए और अमेरिकी सैनिकों ने उनको गिरफ्तार करके उठा लिया और न्यूयॉर्क उनको ले आए। जाहिर सी बात है कि इस पर अमेरिका में एक जश्न का माहौल है, लेकिन पूरी दुनिया में एक खौफ का माहौल है। और खौफ का माहौल पूरी दुनिया में इसलिए है कि क्या एक संप्रभु राष्ट्र के किसी चुने हुए राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश की सेना इस तरीके से उठा सकती है? क्या कल को मान लीजिए कि ट्रंप साहब जो हैं उनको व्लादिमीर पुतिन से कोई दिक्कत हो जाए और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी वो अपने एक एफआईआर दर्ज करा लें, उनका जो संविधान का अनुच्छेद 2 है उसके तहत उनको अधिकार है, तो व्लादिमीर पुतिन को भी इसी तरीके से उठवा लेंगे। कल को शी जिनपिंग को भी उठवा लेंगे। हमारे यहाँ से भी लोगों को उठवा सकते हैं। अगर आप वेनेजुएला में ऐसा कर सकते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं। और वहाँ एक सीनेटर हैं, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि हमने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अमेरिका के खिलाफ जो बोलेगा हम उसके साथ ये करेंगे। तो अमेरिका के खिलाफ तो बहुत से लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ बोलती है, अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ बोलती है, तो क्या पूरी दुनिया में ही ऐसा करेंगे? इन गंभीर विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और खासतौर से इस पर भी चर्चा करेंगे कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया कम से कम हमने नहीं देखी है, किसी और ने देखी है, किसी हमारे दर्शक ने, तो हमारा ज्ञानवर्धन जरूर करें कि यह प्रतिक्रिया आ गई है। इसी तरीके से जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया कम से कम हमने नहीं देखी है। आना चाहिए था। आप अगर बांग्लादेश को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप अगर दूसरे मसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वेनेजुएला में इतनी बड़ी घटना हो गई तो इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं आई है? मोदी जी से तमाम मसलों पर सवाल पूछने वाले हैं कि मोदी जी ने ये नहीं किया, फिलीपींस में फिलिस्तीन में ये नहीं किया और गाजा में ये नहीं किया। वेनेजुएला पे कांग्रेस क्यों सवाल नहीं पूछ रही है? ये भी बहुत सारे सवाल हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विद्वान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जया मेहता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकोनॉमिस्ट हैं और साउथ ग्लोबल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनसे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एप्सो के महासचिव और प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव विनीत तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। विनीत तिवारी जी अभी थोड़े दिन पहले ही गाजा होकर आए हैं, वहां से लौट कर आए हैं, तो उसकी भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। विनीत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए। जैसा कि मैंने भूमिका में थोड़ी सी में कहा भी कि वेनेजुएला में जो हुआ है ये सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के संघर्ष में कुछ है हो गया, सिर्फ ये नहीं है, पूरी दुनिया को इसके लिए एक संदेश है। चीन और रूस जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, अभी ईरान में भी सत्ता विरोधी प्रदर्शन वहां हो रहे हैं और ईरान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर वहां नहीं रोके गए ये अत्याचार तो हम जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। तो कल को आप ईरान भी जा सकते हैं, वहां से आप फिर खामेनेई को लेकर आ सकते हैं, पेजेश्किन को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सेना है और आप की सेना बड़ी मजबूत समझी जाती है। तो ये क्या असल में दुनिया जा किस तरफ रही है, विनीत जी? शुक्रिया अमलेंदु और हस्तक्षेप के सभी साथियों को बहुत धन्यवाद। और सॉरी, मेरी आवाज आ रही? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इससे पहले कि शुरू करूं, मैं दो करेक्शंस करना चाहता हूं। वो ये कि एक तो मैं गाजा नहीं गया था, मैं वेस्ट बैंक में था। मैं फलस्तीन में था लेकिन मैं वेस्ट बैंक में था। गाजा जाना तो नामुमकिन था। और दूसरी बात ये कि मैं एप्सो और प्रगतिशील लेखक संघ में नेशनल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ। बहरहाल वो केवल एक करेक्ट कर रहा हूँ। आपने जो पूरा देश का और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बात रखी है वेनेजुएला की, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैं इस वक्त पर दो लोग मेरे ख्याल में आ रहे हैं। एक ह्यूगो चावेज, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी थे और जिन्होंने 21st सेंचुरी सोशलिज्म की बात कही थी और एक नए सिरे से उम्मीद से इस 21वीं शताब्दी को उन्होंने भरा था। वो उनकी ये बात कि इंसानियत जो है वो इस धरती की अब तक हासिल की गई सबसे खूबसूरत नेमत है। जो हमने ह्यूमैनिटी अचीव की है, ह्यूमंस ने ही। और जो ह्यूमैनिटी होती है, आप जानते हैं, इंसानियत जो होती है वो केवल इंसानों तक महदूद नहीं रहती है। उसमें मोहब्बत प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए होती है। तो इंसानियत जो हमने अचीव की है कि हम दूसरों का भी ध्यान रखेंगे, केवल अपने लालच को पूरा नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस पूरी इंसानी सभ्यता ने हासिल की है। और
मुझे एजाज अहमद ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि एजाज अहमद ने एक बात कही थी जब इराक के भीतर जंग हुई थी, जंग क्या, उस पर भी इसी तरह से हमला किया गया था और सद्दाम हुसैन को उठा करके वो लोग ले गए, और उसी तरह से सद्दाम हुसैन को उन्होंने बहुत ही अपमानजनक तरह की एक जिल्लत भरी मौत दी थी। और मुझे याद आ रहा है, इसलिए एजाज अहमद ने कहा था कि सद्दाम हुसैन को मार देने का मतलब या इराक पर हमला बोल देने का मतलब ये नहीं है कि आपने जंग जीत ली। आप बम वर्षक विमानों के साथ अब भी वहां पर लड़ ही रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो, जो पाश की कविता है कि जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई तो लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत होगी। वो जरूरत के तहत लोग बंदूकों का और मशीन गनों का मुकाबला अपने हौसले से और लाठियों से भी कर रहे हैं। और आपने फलस्तीन का जिक्र किया तो हमको अहद तमीमी की याद आती है कि जिसने उतने इजरायली सैनिक जो इतने फौजी सामान से, असले से भरे हुए खड़े रहते हैं, अपने वजन बराबर वो बारूद अपने लेकर के चलते हैं दूसरों पर हमला करने के लिए, उसे अहद तमीमी 13 बरस की एक बच्ची ने थप्पड़ मार करके अपने हौसले का इजहार किया था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो ताकतवर है वो अपनी ताकत से दूसरे को ये सोचता है कि हमेशा के लिए दबा सकेगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। और उस इंसानियत में इंसान की गरिमा, आजादी, आजादी जो है वो तो इंसानियत से भी आगे जाती है, क्योंकि आजाद हर कोई रहना चाहता है, परिंदा भी, जानवर भी, और इंसान तो सबसे ज्यादा आजाद रहना चाहता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो वेनेजुएला के संदर्भ में हुआ है, ये ताकत का बदनुमा प्रदर्शन और दूसरे के की इंसानियत को उसकी कमजोरी मानना और अपने इज्जत के साथ, अपनी सोवरेनिटी के साथ में जिंदा रहने के अधिकार से दूसरे को वंचित कर देना, क्योंकि आपका लालच ज्यादा बड़ा है। आपको उनका तेल चाहिए जो जमीन आपकी नहीं है, आपको उनका सोना, उनके मिनरल्स चाहिए, आपको वो लोग अपने पैरों तले चाहिए। इसलिए आप हर किस्म की इंसानियत के भीतर जो हमने वैल्यूज हासिल की हैं उनको कुचल डालेंगे। ये आप देखेंगे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द यूएस एम्पायर। ये अमेरिकी साम्राज्य के अंत की शुरुआत है, और ये अंत लोगों के दिलों में भी होगा। वो फिजिकली अपनी सत्ता कब खोएंगे, ट्रंप अकेले चले जाएंगे, ये सब तो बातें दूसरी हैं, लेकिन इससे जो होगा वो दुनिया के तमाम ऐसे लोग जो दूसरे के हकों पर कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे इंसानों का हक मारना चाहते हैं, उनके खिलाफ आम इंसानों का गुस्सा सारी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस 21वीं सदी में वियतनाम के वक्त जैसे प्रदर्शन हुए थे, हम बहुत जल्द उस तरह के प्रदर्शन भी देखेंगे। और जैसे वियतनाम के लोगों ने अमेरिकी साम्राज्य से लोहा लिया था, हम वेनेजुएला के लोगों को भी अपनी आजादी को बचाते हुए देखेंगे। मैं प्रेडिक्शंस में यकीन नहीं रखता, भविष्यवाणियां करने में यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो इंसान एक बार आजादी को जान लेता है वो वापस कभी गुलामी में कैद नहीं किया जा सकता। और वेनेजुएला के लोग, क्यूबा के लोग समाजवाद के तहत इंसानियत के उच्च दर्जे को, हमसे बेहतर दर्जे को वो महसूस कर चुके हैं, और उनको वापस वो दड़बे में कैद नहीं कर सकेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए। जी, बिल्कुल विनीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है और इंसानियत के सामने कोई भी तानाशाह टिक नहीं सकता। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साथ में थे, वो घोषणाएं कर रहे थे कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, कि 10 युद्ध रुकवा दिए। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में तो वो 68 बार वो ये कह चुके कि उन्होंने रुकवा दिया। हमारी तरफ से खैर कोई इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं आई भारत की तरफ से। लेकिन जया जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये मूल संघर्ष असल में क्या है? एक तो ये कि ह्यूगो चावेज के बाद जिस तरीके से निकोलस मादुरो वेनेजुएला में आए, और पहले उनके चुनाव को लेकर जो थी वो काफी आपत्तियां उठी कि साहब वो चुनाव ठीक नहीं है। फिर जो ज्यूरी थी उसने उनके चुनाव को सही करार दे दिया कि नहीं, ये ठीक तरीके से चुनकर आए।
अभी एक शांति का नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई, वो भी एक वेनेजुएलन नेत्री हैं, उनको दिया गया, जो कि निकोलस मादुरो की विरोधी समझी जाती हैं और शायद अमेरिका में इस समय प्रवास कर रही हैं। तो इसका मतलब कि वेनेजुएला पर अमेरिका की बुरी नजर काफी लंबे समय से है और उसके लिए वो काफी लंबे समय से प्रयासरत भी दिखाई पड़ते हैं। ट्रंप जब से लौट कर आए हैं अमेरिका में, उन्होंने जो दिया है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो उन्होंने नारा दिया है, तो आज उन्होंने उसको एक तरीके से कहा भी है कि भाई हम सबको बचाएंगे और ये हमारा ग्रेट अमेरिका है। ठीक है, आप ग्रेट अमेरिका हो सकते हैं, आपके पास ताकत है तो आप हो सकते हैं, हथियारों के सबसे बड़े आप सौदागर हैं, सबसे बड़े निर्माता हैं, आप ग्रेट हो सकते हैं। लेकिन इस महानता के पीछे जो तुच्छता है, वो अमेरिका की एक जाहिर हुई है। लेकिन चलिए तुच्छता और महानता की अगर बात छोड़ भी दें, तो इसके मूल में क्या है? क्या सिर्फ वहां सत्ता परिवर्तन करना ही उनका लक्ष्य था? जैसा ये आरोप है अमेरिका का कि सब वो मादुरो जो थे वो जब कार्टेल चला रहे थे, हालांकि एक राष्ट्रपति एक देश का जो चुनाव हुआ है उसके ऊपर इस तरीके के आरोप बहुत बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए तो केवल क्या यही एक कारण था, या जैसा विनीत जी ने कहा कि उनका आपको तेल चाहिए, प्राकृतिक संसाधन चाहिए, लड़ाई असली जो है वो तेल और प्राकृतिक संसाधनों की है। इतना लंबा आपने खुद ही बोल दिया। अब मैं मुझसे जो प्रश्न पूछा था ये नहीं, एक तो बात मैं आपने जो शुरुआत की कि वेनेजुएला के ऊपर ये जो हमला हुआ है, ये पूरे यूएन सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना था, वो इस आशा से, और उस समय एक्चुअली सारे देश आज़ाद भी नहीं हुए थे जब यूनाइटेड नेशंस बना था। उस समय तो बहुत सारे अफ्रीका के देश और एशिया के देश अभी भी गुलाम देश थे, और वो दौर था फ्रीडम स्ट्रगल का। और जो देश अपना फ्रीडम स्ट्रगल करने के बाद में जो कॉलोनियलिज्म से उन लोगों ने छुटकारा पाया, तो उनको ये लगा कि अब वो जो सॉवरेनिटी जो उन्होंने पाई है, वो इस यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर के बीच में कायम रहेगी। और एक्चुअली जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से ही ऐसा हो नहीं पाया है। मुझे याद आता है कि कॉन्गो के नेता थे पेट्रोस लुमुम्बा 60s में, बेल्जियम का गुलाम देश था कॉन्गो, और जब उन्होंने आज़ादी पाई और खुद वो प्रेसिडेंट बने, तो बेल्जियम के लोगों ने आकर के उनको पकड़ के मार डाला। और उस समय जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से मदद मांगी तो तब भी उन्हें मदद नहीं मिली थी। 1960 की बात है। और अभी बात हुई सद्दाम हुसैन की, आप बात कर सकते हैं गद्दाफी की, आप बात कर सकते हैं और अफ्रीका के देशों की, जहाँ पे कि डायरेक्ट अटैक करके कॉलोनियल कंट्रीज ने अभी भी अपना हक बना के रखा है। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने वेनेजुएला के अटैक के बाद में बयान दिया है कि ये यूनाइटेड नेशंस के सारे अधिकारों के खिलाफ काम हुआ है, लॉ के खिलाफ काम हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा उनकी कोई ताकत ही नहीं है। जब वो गए गाजा में और उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, तो नेतन्याहू ने उनको भगा दिया इजराइल से बाहर। और मतलब आप यूनाइटेड नेशंस की कोई श्रद्धा इतने दिनों में रही ही नहीं है। तो ये जिस तरह से चीजें बढ़ती जा रही हैं, ये क्लियर है कि जो संविधान बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और ये कहा गया था कि देश आपस में इस तरह से रहेंगे, वो यदि अब कायम करने में यूनाइटेड नेशंस सक्षम नहीं है, तो जरूरी है कि इसमें बड़ा बदलाव आए। पहली बात। दूसरी, आपने मुझसे पूछा कि वेनेजुएला में मादुरो का जो कुछ भी स्टेट था, वो स्टेट क्या था और क्या अमेरिका को अधिकार था कि उस स्टेट के ऊपर इस तरीके से हमला करे। तो वो तो मतलब आपने, सारी दुनिया ही कह रही है कि स्टेट चाहे कैसा भी हो, यूनाइटेड नेशंस के लॉ के अंदर एक देश दूसरे देश पे हमला कर ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि ये तो जब ट्रम्प पहली बार आए थे तब भी मैंने ये डायरेक्ट जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है उन देशों के नाम गिनाए, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से रिजीम चेंज करना अमेरिका का एक सतत कार्य रहा है, जो CIA के थ्रू करते रहे। अफगानिस्तान का नाम मैं भूल गई। तो बांग्लादेश में जो अभी हुआ, नेपाल में जो अभी हुआ, इजिप्ट में हुआ, कलर रिवॉल्यूशन जो कहते थे, वो CIA के द्वारा कुछ विद्रोही संगठनों को इकट्ठा करके रिजीम चेंज होता था और लगता था कि लोगों ने खुद विद्रोह किया है इस रिजीम के खिलाफ। और ऐसा करने में वेनेजुएला में वो
सफल नहीं हो पाए। पहली बार जब आए थे तब उन्होंने ट्राई किया था कि एक प्रेसिडेंट दूसरा बन गया और इतने विद्रोही हैं तो वो अपने आप रिजीम चेंज हो सके, वो कर नहीं पाए। तो यदि वो अपने आप रिजीम चेंज कर नहीं पाए तो जाहिर है कि मदुरो के स्टेट की इतनी पॉपुलैरिटी तो थी और इतनी ताकत तो थी कि इंटरनल विद्रोह के द्वारा वो रिजीम चेंज करने में सक्षम नहीं हो पाए, जिनको माचोदो मचादो को जो उन्होंने अभी नोबेल पीस प्राइज दिया है। मैं उनका एक इंटरव्यू अभी देख रही थी, मतलब एक्चुअली वो इतने ओपनली कह रही है कि हम ये चाहते हैं जब हम वेनेजुएला के स्टेट के ऊपर अधिकार कर पाएंगे तो जितना तेल है, जितना गोल्ड है, जितना हमारे पास मिनरल है, वो सारा हम खुला कर दें अमेरिकन कंपनीज के लिए, ताकि वो आके उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ये ओपनली उन्होंने कहा है। तो इस भावना के साथ में, क्योंकि इंटरनल रिजीम चेंज वो नहीं कर पाए और अपने रिजीम को नहीं बिठा पाए, इसलिए उन्होंने अटैक किया है और डायरेक्ट अटैक संप्रभुता पे किया है। और इसके खिलाफ सचमुच में दुनिया के सारे देशों को अब एक बार ये कहने की जरूरत है कि ये यूनाइटेड नेशंस जो हमें बचा ही नहीं सकता, जो हमारी सॉवरेनिटी की रक्षा ही नहीं कर सकता, इसमें बदलाव की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक मदुरो की पॉपुलैरिटी का सवाल था, शावेज ने जब संभाला देश को और बोलिवेरियन रिपब्लिक में उन्होंने तेल को नेशनलाइज करके, संसाधनों को नेशनलाइज करके, ये उसके पहले क्या था, अमेरिकन कंपनीज को पूरा अधिकार था कि वो संसाधनों का इस्तेमाल करें और अपना मुनाफा कमाएं। तो जब उन्होंने इस मुनाफा कमाने को बंद करके और उस तेल की बिक्री से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा था उसे अपने देश के गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। और शावेज ने, जो विनीत ने शुरू में मेंशन किया, 21st सेंचुरी से सोशलिज्म की बात की, सोवियत यूनियन जाने के बाद और ईस्ट यूरोप जाने के बाद में सोशलिज्म का नाम लेने में सबसे पहले शावेज आए आगे। और उन्होंने जिस भी तरीके से एक नए तरीके से सोशलिज्म बनाया, उसमें जो वेनेजुएला का एलीट क्लास था वो उनसे नाराज रहा। लेकिन वो सोवियत यूनियन की तरह, स्टालिन की तरह, क्योंकि जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, वो डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बात करते थे, तो इस एलीट क्लास को पूरी तरीके से वो कभी भी खत्म नहीं कर पाए। तो वेनेजुएला में ऑपोजिशन शावेज का भी रहा है, शावेज बहुत ज्यादा पॉपुलर और डायनेमिक थे उस समय में, और मदुरो का भी रहा है, क्योंकि वहां के जो धनी लोग थे जो फायदा उठाते थे नेचुरल रिसोर्सेज का विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर के, उनसे जब वो अधिकार छिन गया तो उनकी नाराजगी वहां पे रही। लेकिन जिन गरीब लोगों को इस बदली हुई व्यवस्था से फायदा मिला, वो शावेज के साथ उस समय थे जब शावेज को हटाया, और वो मदुरो के साथ आज दिन तक है, बड़ी मात्रा में है। इसलिए वो इंटरनल ऑपोजिशन से रिजीम चेंज करने में सफल नहीं हो पाए। मुझे नहीं मालूम कि 2024 का इलेक्शन कितना रिगिंग हुआ, कितना रिगिंग नहीं हुआ, और वो सचमुच में लेजिटिमेट प्रेसिडेंट थे या नहीं थे, पर वो प्रेसिडेंट थे तो उसके बाद में तो आप उसका रिजीम चेंज कर नहीं पाए। और यदि आप केवल इलेक्टोरली प्रॉपरली इलेक्टेड लीडर्स को ही लेजिटिमेट मानते हैं तो फिर आप सऊदी अरेबिया में क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या कर रहे हैं, होंडुरा में आपने क्या किया, मतलब दुनिया भर के देशों में आपने क्या किया। तो ये तो कोई कारण था ही नहीं। कारण ये था कि तेल मिल जाए कंपनीज को फ्री। और यदि आप मुझे 2 मिनट और देंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल पूरा। एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मदुरो ने अभी अपना तेल बहुत बड़ी मात्रा में जब चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और उसके बदले में, डॉलर के बदले में जब उन्होंने युआन लेना शुरू कर दिया, तो डॉलर को डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया थी उसमें एक बहुत बड़ा समर्थन मिला। और ये हमेशा से अमेरिका का तकाजा रहा है कि जिन देशों के पास में ऑयल है वो ऑयल को हमेशा डॉलर में बेचें और किसी दूसरी मुद्रा में ना बेचें, क्योंकि जब डॉलर में ऑयल बिकता है तो जिन लोगों को ऑयल खरीदना होता है वो सब डॉलर की डिमांड करते हैं, जो अमेरिका की ताकत है। और जिन लोगों को ऑयल बेचने के बाद में डॉलर मिलता है वो सारे के सारे उस डॉलर को अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं।
उनके ट्रेजरी बॉन्ड में, जो फिर से अमेरिका की ताकत है। तो आज अमेरिका का पूरे साम्राज्यवाद का लीडर बनने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि डॉलर की महत्व जो है वो ट्रेड में और एक्विजिशन में बहुत ज्यादा अभी तक है। और जिस तेजी के साथ वो कम हो रही है, उस तेजी के साथ में डॉलर की ताकत कम हो रही है, और उस तेजी के साथ में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो बाइडेन हो चाहे वो ट्रम्प हो, वो सब बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मदुरो का तेल को दूसरे करेंसीज में बेचना, डॉलर के अलावा दूसरे करेंसीज में बेचना, क्योंकि सैंक्शंस इन्होंने लगा रखे थे, तो वो कतई वो एक बहुत बड़ा धक्का था जिसको कि ट्रम्प ने अमेरिकन इकोनॉमी सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये तो होना ही था। यदि ट्रम्प नहीं थे और बाइडेन आते तो भी वो वेनेजुएला पे कब्जा तो करते ही और मदुरो को खत्म करते ही, जैसे कि उन्होंने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को खत्म किया। बिल्कुल जया जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं कि बाइडेन होते तो वो भी यही करते, और मतलब भले इस तरीके से ना करते, दूसरे तरीके से करते, लेकिन करते यही। और मैं निकोलस मादुरो का फेसबुक पेज देख रहा था, और उसमें कल ही शी जिनपिंग के राजदूत जो हैं वो जाकर मुलाकात की उन्होंने इनसे, निकोलस मादुरो से। और निकोलस मादुरो ने वो चित्र जो है वो अपने उस पर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उनको पोस्ट भी किया। और कल ही उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया कि भाई 200 साल पुराना जो हमारा बोलीवियाई संस्कृति है उसका झंडा हम बुलंद करें, और पूरे लैटिन अमेरिकी देशों के साथ एकजुटता का उन्होंने एक तरीके से वायदा किया था। तो ये एक चुनौती तो साफ तौर पे मिल रही थी। जो तेल की आपने बात की जया जी, वो तेल की बात, वो तेल का मसला भारत के संदर्भ में भी है। भारत को भी ट्रंप ने धमकी दी कि आप रूस से तेल मत खरीदिए और डॉलर में खरीदिए, और क्योंकि भारत भी रूस से तेल जो खरीदा था वो रुपए में खरीद रहा था, तो ये धमकी थी। तो इसका मतलब ये तो साफ दिखाई पड़ता है कि डॉलर की जो चौधराहट है उसको चुनौती मिलने लगी। और आपको याद होगा विनीत जी कि जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका, और तब उन्होंने उनके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही कहा था कि ब्रिक्स जो है वो खत्म हो रहा है, और जो डॉलर को चैलेंज करेगा तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। इस तरह की उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ही बात की थी ब्रिक्स को लेकर, क्योंकि ब्रिक्स भी जो बना वो एक तरीके से अमेरिका का जो आर्थिक साम्राज्यवाद है उसको एक तरीके से चुनौती देने के उससे बना। और ये समझा जाता है कि ब्रिक्स अगर मजबूत होगा तो अमेरिका कमजोर होगा, तो वो दिखाई पड़ा। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य आप देख रहे हैं विनीत जी, इसमें इस समय अब रूस की भूमिका को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं कि भाई रूस, देखिए ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, तो बातें तो पुतिन करते रहे कि हम समर्थन में आएंगे, लेकिन आए नहीं। सीरिया में असद का शासन खत्म कर दिया गया, और असद जो थे उनको एक तरीके से जाकर शरण लेनी पड़ी, और असद को भी संरक्षण था वो रूस का समझा जाता था। तो क्या यूक्रेन में जाके रूस जिस तरीके से उलझ गया, हालांकि वो उलझना हम इस हिसाब से ठीक नहीं कह सकते कि जो ज़ेलेंस्की कर रहे थे वो भी ये समझिए कि जैसे पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, तो ज़ेलेंस्की रूस के साथ कर रहे थे, तो वहां उनका एक तरीके से ठीक था पुतिन का। लेकिन जो 4 साल लंबा युद्ध खिंच गया यूक्रेन के साथ, तो क्या रूस चूंकि यूक्रेन के साथ उलझ गया है तो बाकी दुनिया में वो जो उसके अपने मित्र समझे जा सकते हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा? विनीत जी देखिए अमलेंदु, ये सब तो हम लोग एक फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के या इंटरनेशनल इक्वेशंस जो चेंज हो रही हैं, जो समीकरण बदल रहे हैं, इनके पीछे वजह क्या है ये हम लोग कयास लगा सकते हैं। एक कयास ये भी है कि गाजा में जिस तेजी से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को लेकर के दुनिया में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा इकट्ठा होता जा रहा है, उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए भी ये एक ऐसा कदम उठाया गया जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि ये कदम पिछली दफा भी उठाया था। मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये देना चाहूंगा कि रूस, बेशक हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि रूस और सोवियत संघ दोनों अलहदा चीजें हैं। आज का रूस कोई उस वक्त का सोवियत संघ नहीं है जिससे हम ये उम्मीद कर सकें कि वो जब बांग्लादेश की बात आई या अमेरिकी बेड़े कहीं पर आते थे, 7वां बेड़ा या 6वां बेड़ा उन्होंने लगाया, तो रूस भी, सोवियत संघ भी अपने आप को तैनात कर देता था। तो आज वो स्थिति बेशक नहीं है, लेकिन
इस स्थिति में भी रूस एंटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म एक रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रूस की स्थिति इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है स्थिति है क्योंकि जैसे वेनेजुएला में नेचुरल रिसोर्सेज के सबसे बड़े भंडार तेल के और गोल्ड के जो मिले हैं, ठीक वैसे ही दुनिया का बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज का जो हिस्सा है वो रूस के पास है। आप जानते हैं कि उस रूस को आज से नहीं, मतलब अभी बात भी चल रही थी, हम लोग एक और किताब पर, सेंट्रल एशिया की किताब पर बात कर रहे थे अजय पटनायक की, तब ये बात हो रही थी कि कैसे रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपनी तरफ मिला करके की जा रही है। तो यूक्रेन में रशिया ने जो टैक्टिक्स अपनाई है, अब जब रशिया की और यूक्रेन के वक्त पर हम लोगों ने बात की थी, उस वक्त भी मुझे याद है कि उस वक्त भी कुछ ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रेडिक्शन करने वाले लोग मौजूद थे जो कह रहे थे कि हफ्ते 2 हफ्ते का खेल है मुश्किल से। रूस के पास ना खाने के लिए रोटियां बची हैं, ना चलाने के लिए गोलियां बची हैं, ना बारूद है, और देखना आपकी मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर रूस खत्म हो जाएगा। लेकिन रूस जो है वो 4 साल तक अगर इस युद्ध को, जो कि युद्ध नहीं है दरअसल, वो आत्मरक्षा के लिए किया गया नाटो के खिलाफ एक कदम था, लेकिन उन्होंने अगर 4 साल तक उसको खींचा तो उसकी वजह भी ये है कि वो धीरे धीरे इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इसको वो जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल बना सकें उतनी मुश्किल में, क्योंकि उस स्थिति में यूक्रेनियंस जो है वो खुद ज़ेलेंस्की की से अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। आप देखिए कि पूरा का पूरा वेस्ट, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, they have stopped giving attention, they have stopped paying money to ज़ेलेंस्की। ट्रंप ने किस तरह डांट करके ज़ेलेंस्की को भगाया, तो उनको ये भी ये समझ में आ रहा है कि अब दुनिया में हम अपनी ही जनता का पैसा अपने अपने कॉरपोरेट्स को खुश करने के लिए अगर खर्च करते रहेंगे तो हमारे खुद के देश में हमारे खिलाफ भी बगावत हो सकती है। ये बात उनकी भी समझ में आ रही है, और चाहे कैसा भी सिस्टम बनाया हो। दूसरी बात ये कि मुझे ये लगता है कि अमेरिका फर्स्ट का नारा और अमेरिका जैसी मल्टी एथनिक मतलब सोसाइटी के भीतर जो अमेरिका का नारा दिया है, जिसमें कि कोरियंस हैं, जापानीज हैं, अफ्रीकन्स हैं, तमाम दुनिया के देशों से मिल के नागरिकों से मिलकर के, उनकी मेहनत से मिलकर के, इसमें भारतीय भी हैं, उनसे मिलकर के आज का अमेरिका बनता है। और उसमें अमेरिकी राष्ट्रवाद को वो जो बढ़ा रहे हैं, ये उनका एक तरीके से ट्रंप का ट्रंप कार्ड है, क्योंकि अब वो अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर के अमेरिका कौन सा वाला अमेरिका, ये सवाल भी तो कभी ना कभी आज ना पूछेंगे लोग, कल तो पूछेंगे। रेड इंडियंस वाला अमेरिका, आपने जिन मैक्सिकन्स के, जिन एशियन कंट्रीज के वर्कर्स के दम पर जो खड़ा हुआ है अमेरिका, वो अमेरिका कौन सा अमेरिका? वर्कर्स वाला अमेरिका या कॉरपोरेट्स वाला अमेरिका? जो हथियार की इंडस्ट्री से और फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्रीज के कार्टेल से और ड्रग कार्टेल से जो अमेरिका चल रहा है, वो अमेरिका, या वो अमेरिका जिसके कॉमन लोगों का अमेरिका है, जहां पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां भारत के तमाम लोग जाकर के वहां का दिमाग बनाते हैं, और ये सारे जो उस साम्राज्य का हिस्सा भी बनते हैं इन्हीं लोगों में से जाकर के, जो इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार वो अमेरिका जो है कहीं अलग जेनेटिकल माइंडसेट से थोड़ी, या जेनियोलॉजी से थोड़ी आता है। वो तो एक एम्पायर को बचाए रखने और उसमें अपना फायदा देखने की मेंटलिटी के साथ में आता है। वो अपना फायदा जब बाकी के सेक्शंस जिनका फायदा नहीं हो रहा है तो देखेंगे। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं बहुत इस बात से मुतमईन हूं कि ट्रंप के खिलाफ ये गुस्सा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। वेनेजुएला को एक तरह से आप समझ लीजिए कि उन्होंने जो किया है उसको वो किसी भी स्तर पर, देखिए दुनिया में जब आप तलवार की इजाद करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो आप अपने दुश्मन के ही खिलाफ इस्तेमाल करते रह सकेंगे, उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ भी हो सकता है।
और ठीक वैसे ही ये जो सोशल मीडिया के जो मीडियम इवॉल्व हुए हैं, इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे खबर तुरंत लाइव हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि आप और ऐसा होता ही है कि ताकत के नशे में आप इस तरह की गलतियां करते हैं कि विनम्रता सबसे पहले भूलते हैं। और वो विनम्रता आप देख सकते हैं कि ट्रंप के अंदर कहीं दूर दूर तक मौजूद ही नहीं दिखती है। यानी अगर आप डिप्लोमेसी के तहत भी विनम्रता चाहें तो वो भी नहीं दिखती है। वो एक तरह से ये संकेत देना चाहते हैं, जिसकी तरफ जया ने इशारा किया, और जो पहले अमेरिका संकेत दे चुका है, ट्रंप नहीं थे उस समय, जॉर्ज बुश थे, इराक पर हमला करके विदाउट यूनाइटेड नेशंस परमिशन के कर लो जो करना है, हम तो हमला करेंगे, हम तो जो हम चाहेंगे वो करेंगे, और हम तुम्हारी परमिशन लेने के लिए या तुम्हें सुनने के लिए बाध्य नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस को, उसकी प्रासंगिकता को दिनों दिन कमजोर किया गया है, और उस कमजोरी से यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके भीतर भी ये बात गुस्से के तौर पर उभरेगी। एक बात। दूसरी बात, मैं ये भारत के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि भारत की जो सत्ता है वो जिस तरह की है हम सब लोग जानते हैं। वो नेक्सस है पूंजीवाद का और सांप्रदायिकता का, और वो नेक्सस आगे चल करके जिसको हम बोलते हैं कि वो फाशिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, उस तरफ बढ़ने की कोशिश है। और ऐसी सत्ताएं कैपिटलिज्म को अपने मुफीद लगती हैं। कल वो खुद उनके गले की घंटी बन जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी के वक्त में उनके लिए वो मुफीद लगती हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान भटका रहता है, और इस आड़ में चंद लोगों के हाथ में बाकी सब लोगों की पूंजी इकट्ठी होती रह सकती है, जो कैपिटलिज्म का मुख्य ध्येय होता है। और इसलिए हमारी जो मतलब ये आप सोचिए कि क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ ब्रिक्स के हम संस्थापकों में से एक हैं, और दूसरी तरफ हम ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी आज की तारीख में बने, जबकि चेयरमैनशिप 2026 में भारत के हाथ में है। लेकिन भारत ब्रिक्स को असर्ट करने के मामले में सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वो दो नावों की सवारी करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जो रूस की बात कही आपने, मुझे लगता है कि रूस और चीन, मैं ये याद दिलाना चाहूंगा और उन्हें ये बताना भी चाहूंगा अपने दर्शकों श्रोताओं को कि जब पिछली मर्तबा, मेरे ख्याल से 2016-17 की घटना थी, जब ट्रंप थे राष्ट्रपति अमेरिका के, और उन्होंने पनडुब्बी तैनात कर दी थी वेनेजुएला पर हमला करने के लिए, तब रूस की और चीन की पनडुब्बियां वहां पर तत्काल पहुंची थी, और दुनिया को नहीं पता चला, क्योंकि अमेरिका को अपनी पनडुब्बी लौटानी पड़ी थी, और उस वक्त दोनों पनडुब्बियां जो थी, रूस की और चीन की, उन्होंने उनके सामने लग करके वेनेजुएला की रक्षा की थी। मैं समझता हूं कि ऐसे किसी कदम की उम्मीद आज भी हम कर रहे हैं कि इस तरह की कुछ, और ये केवल, हाँ, जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात कही जया ने, मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि चाइना को भी ट्रंप महोदय अपनी ताकत के नशे में ये एक संकेत देना चाहते थे कि देखो तुम्हारा एनवॉय बैठा हुआ है यहाँ पर, तुम्हारा जो कूटनीतिक राजनीतिक है वो यहाँ बैठा है, उसकी मौजूदगी में हम मजरों को उठा करके ले जा रहे हैं, कर लो तुम्हें जो करना हो। ये ऐसी जो दुस्साहसी चीजें वो कर रहे हैं ट्रंप, जाहिर है कि वो कोई बिना आधार के नहीं कर रहे हैं, उनके पास इतनी ताकत है, इसीलिए वो इस तरह के जो दुस्साहसी कदम उठा रहे हैं, और इतने सपोर्ट है, इस तरह की लॉबी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है, जो आपको ये समझाना शुरू कर देती है कि अगर ये युद्ध खोल देंगे, यहाँ मोर्चा खोल दिया तो इससे और इतने अरब डॉलर हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ मोर्चा खोल दिया तो ये सोना भी आ जाएगा। ऐसे में उनको ये बताने वाली लॉबी उनके आसपास शुभचिंतक उनके नहीं है, जो ये बताएं कि तुम्हें आखिरकार अफगानिस्तान से भी भागना ही पड़ा था, और अभी तक जितनी जगह तुमने मोर्चे खोले उन जगहों पर तुम जीते नहीं हो, अभी तक लड़ाइयां वहां जारी हैं, और तुम्हारे ही लोग, अमेरिका के लोग या अमेरिका के भाड़े पर लिए गए सैनिक, वो मारे जा रहे हैं, वो दुनिया की नफरत का शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम नफरतों के भागीदार नहीं बनेंगे। हमारी विदेश नीति जो नेहरू के समय से चली आ रही थी, जिसमें हम 91 से ही
आघात लगता हुआ, दरारें पड़ती हुई देख रहे हैं, वो अभी भी एक स्टैंड लेगी और कोशिश करेंगे कि हम सच्चाई के साथ में और इंसाफ के साथ में और इंसानियत के साथ में खड़े हों। भले ही हमें उसके तात्कालिक अगर नुकसान भी उठाने पड़े, कुछ सैंक्शंस हमारे खिलाफ लगाए जा सकें, तो हमें तैयार रहना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक कोरोना के वक्त के पहले भी और कोरोना के दौरान भी वेनेजुएला की जो क्राइसिस थी, सैनिटरी पैड नहीं है वहां पर, लोगों के पास दूध नहीं है, दूध के पाउचेस नहीं है, दे क्रॉस्ड ओवर। उन्होंने उन मुश्किलों से, सारे सैंक्शंस को जो अमेरिका ने लगाए थे, वेस्ट ने लगाए थे, उस सब के बावजूद वहां पर मदुरो ने, ये बात इंपॉर्टेंट है कि यूगो चावेज के बाद मदुरो वहां लोगों के सहयोग के बिना इन मुश्किलों को लांघ नहीं सकते थे। उन्होंने वो वहां की जनता का विश्वास अर्जित किया है और उनके साथ में वो आगे बढ़े। तो वेनेजुएला के लोग भी अपने इस राष्ट्रपति के साथ किए गए इस अमानवीय व्यवहार को याद रखेंगे और अमेरिकी इस कदम के खिलाफ इकट्ठा होंगे, एकजुट रहेंगे। जी, मैं इसमें कुछ बिल्कुल। कहना चाहूँ, कह जी सकते हाँ, हैं? बिल्कुल। जी आपने हाँ, क्योंकि जुड़े। रूस की बात करी, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस बार भी रूस ने अपना सैन्य समर्थन वेनेजुएला को दे रखा था, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक होगा। और इस अटैक के बाद में जहां तक मैंने पढ़ा है, केवल 2 कंट्रीज ने ये मांग की है कि तुरंत, मतलब वेनेजुएला ने खुद तो मांग की ही है कि तुरंत मदुरो को आजाद किया जाए, लेकिन दूसरी 2 ही कंट्रीज हैं, एक पुतिन और एक क्यूबा। ये 2 कंट्रीज ने कहा है रशिया कि और क्यूबा। तुरंत, हाँ, मतलब रशिया, पुतिन ने कहा है अभी कि वेनेजुएला, मतलब मदुरो को तुरंत आप आजाद करिए। क्यूबा ने ये मांग करी थी कि मदुरो को आप तुरंत आजाद करिए। बाकी कंट्रीज बहुत ही नाप तोल के अपना स्टेटमेंट दे रही हैं कि गलत है, और यूएन और सॉवरेनिटी की बात कर रही हैं। तो पुतिन का ये कहना है कि आप तुरंत आजाद करिए, नहीं तो कुछ उसके सीरियस परिणाम हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है। और गाजा के समय भी और इस समय भी चाइना और रशिया दोनों ही बहुत ही ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके डायरेक्टली इस तरह के युद्ध में शामिल होने से रुक रहे हैं, क्योंकि ये महायुद्ध न्यूक्लियर वॉर होकर के पूरे दुनिया को खत्म करने में सक्षम है। और इस बात का डर सबको है। आजकल एनवायरनमेंट की बात बहुत ज्यादा लोग बाग करते हैं, और लोग बाग अवेयर हो गए हैं कि एनवायरनमेंट पे खतरा है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा बहुत ज्यादा है। और किसी भी राज्य के हेड ने यदि ये तय किया, और बड़े बड़े ताकतवर राज्यों ने यदि तय किया कि हम लड़ाई करेंगे, तो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म होने का खतरा है। ये एक यूक्रेन वॉर नहीं है जिसकी वजह से रशिया रुका हुआ है, ये कारण है जिसकी वजह से रशिया और चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि इसका तो असर केवल वेनेजुएला तक नहीं रहेगा, केवल लैटिन अमेरिका तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पे होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए इसका सोल्यूशन चाइना और रशिया के युद्ध में शामिल होने से नहीं मिल सकता। इसका सोल्यूशन हर देश के हेड को और हर देश की जनता को विद्रोह करके, वेनेजुएला का सपोर्ट करके ही मिल सकता है। और सचमुच में दुख की बात है कि हमारे सत्ता ने और विरोध ने, दोनों ने ही इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया। ये नेहरू और गांधी का देश नहीं रह पाया। और पर सारे लेफ्ट के पार्टीज ने एकदम तुरंत बयान दिया है। और आज तो आशा प्रदर्शन भी हुआ है मेरे ख्याल से। लोग बाग मिलकर के ये जबरदस्ती करेंगे सरकार पे और विपक्ष पे कि इस पे सही बयान दिया जाए।
तो यही जया जी आपसे ही फिर अब सवाल एक और पूछता हूँ, जैसे आपने भी इस मतलब कहा और विनीत जी ने भी कहा कि भाई जो परिस्थितियां बनती हैं वो विश्व युद्ध की भी बन सकती हैं, और यूएन को लेकर आपने ही सबसे पहले सवाल उठाया कि भाई यूएन नाम की संस्था है तो वो कमजोर क्यों हो रही है। अभी इजराइल ने अपने एक कानून पास कर दिया कि वो जो यूएन की संस्था है UNRWA जो फिलिस्तीन में काम करती है रात का, उस पर पाबंदी लगाने का लेकर, और वहां यूएन के अस्पतालों पर भी हमले किए इजराइल ने, और इतना ज्यादा है कि जो यूएन के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, उनको लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां इजराइल की तरफ से की गई। तो ऐसे में यूएन की भूमिका पर भी सवाल तो उठते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि सवाल उठाने से केवल काम नहीं चलेगा, यूएन को मजबूत करने की आवश्यकता है कि भाई यूएन जिस काम के लिए बना था वो काम करे। तो आखिर इसका क्या रास्ता निकले जया जी कि यूएन की तरीके से काम करे, और काम ही ना करे बल्कि जो दुनिया में चीजें हो रही हैं, जो संघर्ष की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि बिल्कुल सही है आपने जो कहा कि अगर अब कोई युद्ध होगा तो वो निश्चित तौर पर परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ेगा और दुनिया फिर खत्म हो जाएगी। तो दुनिया के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से मंडराने जो है उसको रोकने के लिए यूएन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आखिर क्या किया जाए? देखिए, यूएन यूनाइटेड नेशंस तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो यूएन का है और जो उसमें सारे नियम कानून बनाए गए हैं, उसके साथ में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो इकोनॉमिकली यदि इतनी ज्यादा असमानता दुनिया में रहेगी और इकोनॉमिक रिलेशंस ऐसे बने रहेंगे कि जो पुराने हमारे इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे वो आज भी सारे थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते रहे थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो जब तक इकोनॉमिक समानता नहीं बन पाएगी तब तक किसी भी तरीके से आप राजनीतिक मतलब लोकतंत्र आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी इकोनॉमिक, हम हिंदुस्तान को ही जानते हैं कि हमारे इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि इतने सारे लोग इतने गरीब हैं, आपने इतनी असमानता पैदा कर दी है कि कोई इलेक्शन का मतलब। तो इसलिए यूएन को ताकत देने के लिए ये जरूरी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से बदले। और 1955 में बांडुंग में जब नए आज़ाद हुए तीसरे दुनिया के देशों ने मिलके कहा था कि हमें सॉवरेनिटी चाहिए, हमें ट्रेड करने का अधिकार चाहिए, हमें पॉलिसी ऑटोनॉमी चाहिए, वो 1955 की जो लीगेसी थी उसको यदि आज ब्रिक्स की कंट्रीज दोबारा किसी भी तरीके से अपनाए और उस तरह का वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनने में सक्षम हो जहां पर कि इकोनॉमिकली कंट्रीज को समानता हो, इकोनॉमिकली ये तय किया जाए कि इस तरह के असमान ट्रेड रिलेशंस नहीं बनेंगे जिसमें कि डॉलर की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम ये नहीं चाहते कि डॉलर को रिप्लेस करके युवान आ जाए, और ब्रिक्स भी ये नहीं कह रहा है। ब्रिक्स कह रहा है आप बायलैटरल लोकल करेंसी में ट्रेड करिए। तो जब इस तरह की इकोनॉमिक समानता आएगी और राष्ट्रों के बीच की इकोनॉमिक समानता आएगी और राष्ट्रों के भीतर इकोनॉमिक समानता आएगी, तभी सही अर्थों में सिविलाइजेशन की रक्षा हो सकती है। और आज रोजा लग्जमबर्ग की वो बात याद करने की जरूरत है कि या तो समाजवाद लाइए या बार्बरिज्म, दो ही चीजें आपके सामने रह गई हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जया जी, एक आप सही कह रही हैं कि रोजा लग्जमबर्ग की जो आपने याद दिलाई बहुत सही आपने याद दिलाई कि या तो समाजवाद लाइए या फिर बार्बरिज्म लाइए। ठीक है, और बिल्कुल विनीत जी, अब एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे फिर से परिचर्चा को खत्म करेंगे, और वो सवाल विनीत जी यही है कि जो विश्व में परिस्थितियां बन रही हैं, और जया जी ने भी उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया काफी ज्यादा, और कुल मिला के लगता यही है कि जो भी संघर्ष है वो संघर्ष है तो सब मिलाकर आर्थिक ही, और आर्थिक हितों को अब ये कि जो ताकतवर है तो अर्थ भी उसके पास रहेगा, तो पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें बनती जा रही हैं। तो आखिर ये होड़ जो है वो रुकेगी कैसे, और कहाँ जाकर ये होड़ रुकेगी, और क्या कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि चीन, देखिए चीन के बारे में भी जो कहा जाता है, चीन भी साम्राज्यवादी होता चला जा रहा है, उसके भी जिस तरीके से तमाम छोटे जो गरीब देश हैं उनमें हाथ पैर फैले हुए हैं, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठते रहते हैं। भले ही वो अमेरिका की तरीके से सीधा सीधा युद्ध में नहीं उतरता,
लेकिन है तो वही विस्तार एक तरीके से साम्राज्यवाद का, अगर देखा जाए तो उस तरीके से। चीन तो के ऊपर एक अलग से चर्चा रखिए, एक जी, जी, प्रश्न इस पे पूछ के अलग मत से रखेंगे। हाँ, पूछिए। इस पे अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मतलब है कि वो इस समय जो वेनेजुला के संदर्भ में जो परिस्थितियां हैं, उसमें आखिर रास्ता क्या निकले कि विश्व व्यवस्था जो ठीक रहे? वैसे तो जया ने इसको एड्रेस किया है, मैं और इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चीन को जो लोग साम्राज्यवादी मान रहे थे, खास तौर से पिछले, मैंने देखा कि 15 साल पहले भी या 20 साल पहले भी, कि वो एक अलग किस्म से साम्राज्यवाद, उनको चीन को दोबारा देखने की जरूरत है, खास तौर से बदली हुई परिस्थितियों में। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो अपने एनालिसिस में कहीं कमजोर हो, शार्प क्रिटिसिज्म के साथ देखें, लेकिन वो ये जरूर देखें कि क्या बदलाव वहां हो रहे हैं। खासतौर से जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि जो चीन है वो भी गरीब मुल्कों के साथ में इस तरह के से ट्रेड कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका या अमेरिकन इंपीरियलिज्म वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का इस्तेमाल करते हुए करता रहा। जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के चंगुल में भी नहीं आते हैं, तब वो फौज का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप देखेंगे कि चीन ने इस दौरान क्या बदलाव किए हैं, तो अपनी नीतियों में सबसे बड़ा एक बदलाव जो है वो ये है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय यानी उन देशों के भीतर कैपेसिटी डेवलपमेंट का काम किया है, जो कि आईएमएफ और अपने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के तहत नहीं करते। अफ्रीकी देशों के भीतर उस तकनीक को उन्होंने दिया है और अफ्रीका के लोगों को ही उसमें इन्वॉल्व किया है। दिस इज इम्पोर्टेंट। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन को दोबारा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन भी ये समझ रहा होगा, आखिरकार उनके यहाँ पर जो शासक पहले रहे हैं उससे जो शासक बाद में आए हैं, अगर उन्होंने कहीं गलतियों को महसूस किया है तो वो अगर कहीं चेंज कर रहे हैं, उस चेंज की तरफ भी हमारी निगाह होनी चाहिए। दिस इज वन एस्पेक्ट। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप भी इस पर नजर डालें। और मैं ये खास तौर से जानता हूं कि अफ्रीका के अनेक देशों में, एशिया के अनेक देशों में उन्होंने उन देशों को जो बहुत कमजोर या लगभग 50 साल पीछे चल रहे थे आज की दुनिया से, उन देशों को उन्होंने केवल आर्थिक मदद देकर के अपने चंगुल में ले लिया, वो नहीं किया, बल्कि उन देशों के भीतर उन्होंने साक्षरता बढ़ाने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उन देशों के भीतर विकास के जो हमारे बहुआयामी अर्थ होते हैं, उन अर्थों में उन्होंने विकास करने की कोशिश की है कि चंद कॉरपोरेट ही नहीं उन देशों के चंद अमीर लोग ना बन जाए, बल्कि लोगों के हक में चीजें हों। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है ब्रिक्स के बारे में, कि ब्रिक्स भी कोई यूनाइटेड नेशंस का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ब्रिक्स भी कोई जैसे जया ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि हम नहीं चाहते कि युआन जो है, आरएमबी जो है, जो चीन की मुद्रा है, वो कल डॉलर का स्थान ले ले। तो आप ये देखेंगे कि खास तौर से अगर 3 ये नए फॉर्मेशंस देखें जो हम पिछले कुछ वक्त में उभर करके आए हैं, जो अपने मूल स्वरूप में दिखते हैं इकोनॉमिक, जिसमें एक है एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन बैंक है और ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रिक्स हो गया आपका, और तीसरा जो चाइना का इनिशिएटिव है बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका नाम पहले वन बेल्ट वन रोड था। इन 3 इनिशिएटिव्स को आप देखें तो ये तीनों इनिशिएटिव्स केवल इकोनॉमिक नहीं है। दिस इज नॉट मेयरली इकोनॉमिक्स, दिस इज इंटीग्रल विद द पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंड व्हाट यू आर सजेस्टिंग कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर जो तब्दीली है वो आपको अगर दिखती है तो वो यहां से दिखती है। ये तो मेरी एक तरफ की बात हुई, उम्मीद की बात है, और हम देखेंगे कि उम्मीदें हमारी कहां तक कायम रख पाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, या इन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी मोनार्क्स का कब्जा हो जाता है, या इन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, एंटी पीपल रिजीम्स कायम कब्जा कर लेती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये हमें, ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये फिलहाल एक चैलेंज है
एक तरफा जो अपना अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाया जा रहा था अमेरिकन इंपीरियलिज्म, उसके सामने ये एक चुनौती, एक बाधा प्रस्तुत करते हैं, और ये बाधा जनता को केंद्र में रखते हुए खड़ी की जाने वाली बाधा, इसलिए मैं इनको एक पॉजिटिव नजर से देखता हूं और इनसे उम्मीद रखता हूं। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं वो वो मेरी जिस बात से मैंने शुरू किया था उस बात पर आता हूं कि इंसानियत जो है वो हमारा अब तक का सबसे बड़ा हासिल है, और मैं समझता हूं कि अभी तक हम लोग इस मामले में अपने आप को यथार्थवादी कहें, उम्मीद आफजा कहें, ख्वाब देखने वाले कहें, जो भी कहें, लेकिन अभी तक फिलिस्तीन दुनिया में है। अभी तक फिलिस्तीन का नाम और निशान दुनिया से नहीं मिटाया जा सका, नक्शे से नहीं मिटाया जा सका है, लोगों के दिलों से नहीं मिटाया जा सका है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जंग कर सकते हैं, लेकिन जंग जीतना आपके अधिकार में नहीं होता है, और जीतने का मतलब केवल जमीन पर कब्जा कर लेना नहीं होता है। जीतने का मतलब होता है कि जब आपके साथ वो लोग भी हों। वो जीत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, वो इज्जत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। और जैसे मैंने फिलिस्तीन का नाम लिया, क्योंकि इस वक्त हौसलों का सबसे बड़ा एक प्रतीक है फिलिस्तीन, वैसे ही क्यूबा, जो इतना छोटा देश है और उसके पास वेनेजुएला की तरह के संसाधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मौजूद है, वो इस दुनिया में मौजूद है, हमारे लिए उम्मीद की तरह है, हमारे लिए फिनिक्स के रोशन पक्षी की तरह है, वो हमारे लिए प्रतिरोध की एक जरूरत की तरह से मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जो किया है वो जिसको कहते हैं कि अपने ताप में ही और ज्यादा उलझेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया के सामने इन्होंने अपने आप को, अपनी बेशर्मी को, अपने ताकत के भौंडे दिखावे को, और जब पूंजी बहुत ज्यादा आपके लालच का और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, तो जो भौंडापन, अमानवीयता आपको घेर लेती है, उस अमानवीयता को इन्होंने प्रदर्शित किया है वेनेजुएला पर जो कार्रवाई है। और मैं समझता हूं अधिकतर लोग दुनिया में इंसानियत पसंद लोग हैं। अधिकतर लोग दुनिया में, जो चाहे जंगलों में रह रहे हों, चाहे वो कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हों, वो अमन पसंद है। वो नहीं चाहते कि सुबह निकलें तो तलवार भांज करके निकलें कि आज हमें कितने मुसलमानों से लड़ना है, आज हमें कितने ईसाइयों से लड़ना है, किस मॉल में जलाना है, कि आज कौन से धर्म का कौन सा दूसरा त्योहार है जो हमें दूसरों का मिटाना है। ये सोच करके घर से नहीं निकलते। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में अमन चाहते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखना चाहते हैं। और मैं आखिरी में अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि इजराइल जो गाजा के साथ कर रहा है, उसने कल इजराइल